भारत में एक ऐसी धरती है, एक ऐसी जमीन जहां से सियासत की धारा बहती है, जहां कहते हैं भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। और हाँ, इसी धरती ने अपनी ताकत के दम पर देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए इसके शानदार इतिहास की परतें खोलते हैं। ये कहावत कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, आज भी उतनी ही सच है जितनी सदियों पहले थी। सोचिए, बस एक लाइन में इस राज्य की राजनीतिक अहमियत का पूरा सार छिपा है। ये हमेशा से, शुरू से ही भारतीय राजनीति का सेंटर पॉइंट रहा है। लेकिन बात सिर्फ राजनीतिक ताकत की नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का भी प्रतीक है। अब सोचिए, अध्यात्म से लेकर क्रांति तक, आर्किटेक्चर से लेकर कल्चर के संगम तक, इस जमीन ने हर दौर में, हर जमाने में देश को एक नई पहचान दी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, प्राचीन काल से। एक वक्त था जब इस इलाके को ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। मतलब ये आर्यों की सभ्यता का दिल हुआ करता था। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये इलाका हजारों सालों तक सिविलाइजेशन का सेंटर कैसे बना रहा। जरा सोचिए, वैदिक ऋषियों की तपोभूमि, रामायण और महाभारत जैसी महागाथाओं की जमीन, सब कुछ यहीं पर रचा गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों ने भी यहीं से अपनी सत्ता की नींव रखी। और इसी धरती पर एक और बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति हुई। गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहीं गुजारा और ज्ञान मिलने के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। यहाँ पर जिस भी वंश ने हुकूमत की, उसने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। मौर्य सम्राट अशोक ने कई बौद्ध स्तूप बनवाए, तो कुषाणों के दौर में मथुरा आर्ट का हब बन गया। गुप्त काल को तो हिंदू कला का गोल्डन एज माना जाता है। और फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से एक बहुत बड़े साम्राज्य पर हुकूमत की। तो प्राचीन काल से अब हम आगे बढ़ते हैं मध्यकाल की ओर। ये वो दौर था जब मुस्लिम शासकों के आने से इस इलाके में एक बिल्कुल नई, एक मिली-जुली संस्कृति ने जन्म लिया। और यहीं पर जन्म हुआ गंगा जमुनी तहजीब का। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस पूरे इलाके की आत्मा है। वो संस्कृति जहां मंदिरों के घंटे और मस्जिदों की अजान एक साथ गूंजती थीं, जहां कला, संगीत, भाषा, साहित्य, हर चीज में एक कमाल का फ्यूजन देखने को मिला। कहानी आगे बढ़ती है। 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद घोरी की जीत ने इस इलाके का इतिहास ही बदल कर रख दिया। इसके बाद ये सदियों तक दिल्ली सल्तनत का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना रहा। और फिर आया साल 1526, जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 200 से भी ज्यादा सालों तक हुकूमत की, और उसका सेंटर पॉइंट हमेशा यही इलाका यानी उत्तर प्रदेश रहा। मुगल बादशाहों में अकबर का मकाम बहुत खास है। उन्होंने ही आगरा के पास अपनी शानदार राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई, जो आज भी मुगल आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना मानी जाती है। अकबर के बाद आता है शाहजहां का दौर, और उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में जो बनवाया, वो आज मोहब्बत की निशानी बन चुका है। जी हाँ, ताजमहल। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और मुगल आर्ट का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। लेकिन जैसे हर साम्राज्य का अंत होता है, मुगलों का भी हुआ, और उनके पतन के साथ ही एक नए दौर की शुरुआत हुई, अंग्रेजों का आगमन। और इसी के साथ शुरू हुआ बगावत का एक नया चैप्टर, जिसका सेंटर भी यही धरती बनी। 1857, 1857, ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। आज़ादी की पहली लड़ाई, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी यहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से भड़की थी। इस महान विद्रोह ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। हाँ, इसे बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब भारत की कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। ये पावर ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक पल था। चलिए अब कहानी को आधुनिक दौर में ले चलते हैं। एक ऐसा समय जहां इस इलाके ने आज़ादी की लड़ाई और एक नए देश के निर्माण में अपनी सेंट्रल भूमिका निभाई। 20वीं सदी इस राज्य के लिए अपनी पहचान बनाने का दौर था। देखिए, 1902 में ये यूनाइटेड प्रोविंस बना। फिर 1920 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट हो गई, और आज़ादी के बाद 1950 में इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं,
उत्तर प्रदेश। लेकिन सफर यहीं नहीं रुका। साल 2000 में इसके पहाड़ी हिस्सों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। ये प्रांत भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ-साथ आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे आगे खड़ा था। और इसी राजनीतिक चेतना ने, इसी जमीन ने आगे चलकर देश को मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक कई बड़े-बड़े राष्ट्रवादी नेता दिए। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर भारत के इतने बड़े और इतने ऐतिहासिक राज्य को बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसके पीछे दो मुख्य वजह थीं। पहली, जो पहाड़ी इलाके थे, वहां के लोगों को लगता था कि लखनऊ में बैठी सरकार उनकी ज़रूरतों, उनकी खास कल्चर और उनके डेवलपमेंट पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगी। और दूसरी वजह थी एडमिनिस्ट्रेशन की। मतलब इतने बड़े एरिया और इतनी ज़्यादा आबादी वाले राज्य को असरदार तरीके से चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस मिट्टी की पूरी कहानी, इसका पूरा इतिहास एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सिमट जाता है। ये वो जमीन है जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, जिसने गुलामी की जंजीरें भी पहनी, लेकिन क्रांति की पहली मशाल भी इसी मिट्टी से जली थी। तो ये था उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, साम्राज्यों का, संस्कृतियों का और क्रांतियों का एक लंबा, बहुत ही दिलचस्प सफर। अब आखिर में सवाल बस यही है कि भारत का ये दिल, जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है, वो आने वाले वक्त में देश के भविष्य को कौन सी दिशा देगा?